ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान और ईरान का नाम सामने आ रहा है। सिडनी में फेस्टिवल मना रहे युवाओं पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 16 लोगों की मौत हो गई, 38 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना बताया है। लेकिन क्या कहा है आतंकी हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये बताएंगे आज आपको। और उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक नहीं कई चुनौतियां होती हैं और वो हर चुनौती को स्वीकार करते हुए ज्यादातर मामलों में तो खरे ही उतरते हैं। इधर नए प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी के साथ उनकी कार्यशैली अब कैसी होगी, दोनों के बीच की केमिस्ट्री क्या होगी, आपसी समझ समन्वय कैसा होगा, इस पर अब सियासतदानों की नजर होगी। और सबसे बड़ी चुनौती है एसआईआर में 4 करोड़ वोटरों की वापस लाने की जिम्मेदारी। 2027 के लिए हर समीकरण साधने का चैलेंज कैसे पूरा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पहले पुराने नेताओं पर भरोसा जताया गया, 2018 के चुनाव कराए गए, फिर सरकार गिर गई। 2023 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और अब फिर पुराने अनुभवी नेताओं को कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, एमपी की सियासत में अक्षय खन्ना की तरह ही कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह का डेब्यू होने जा रहा है। तो क्या अब कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे या फिर कोई और दिग्गज नाराज हो जाएंगे या फिर बदल जाएगी एमपी की राजनीति के पूरे समीकरण? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सिडनी में आतंकियों ने 16 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 38 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। उन लोगों को जो बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। तो क्या बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी मुसलमानों के लिए उदारता छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि हमले का जो एंगल निकल कर आया है उसे धार्मिक कट्टरता ही बताया जा रहा है। सामने ये भी आया है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, साथ में ईरान का भी। तो फिर इजराइल का अब क्या एक्शन होगा, इस पर सबकी निगाह है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी 3.25 करोड़ की है। यहूदियों के हनुक्का त्योहार पर 2 मुस्लिम लड़कों ने 2000 यहूदियों पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसा दी, जिसमें एक आतंकी भी मारा गया और दूसरा नावीद अकरम पाकिस्तान मूल का बताया गया, जिसने पाकिस्तान में भी पढ़ाई की और अभी सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। ये अल मुराद संस्थान को चलाने वाला इस्माइल है और वो एक टीचर है। लेकिन हमारे यहाँ देश में एक ऐसे नेता हैं जो इनकी भी पैरवी करते नजर आ रहे हैं, वो हैं ओवैसी। अब इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रति नावीद अकरम की वफादारी पर कोई शक नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम गाना अपनी जगह है और भारत के प्रति वफादारी अपनी जगह है, वैसे ही भटके हुए मुस्लिम युवक अकरम का आतंकी हमला करना अपनी जगह है, ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादारी अपनी जगह है। तो देखिए, ऐसी दोहरी मानसिकता रखने वाले हमारे देश में भी मिल जाएंगे। अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने घोषणा की कि सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था। जब सऊदी अरब 5000 पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल सकता है तो यूरोप के ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की क्या समस्या है उन्हें निकालने में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत उदार कंट्री है और इस हादसे के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। 2022 के अंत में जिन देशों के लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूजी या शरणार्थी का दर्जा दिया था, उनमें एक लिस्ट है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उनमें ईरान है जिसने 22.76% हैं, अफगानिस्तान के 16.33% लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं 9.42% लोग हैं, इराक से भी हैं लोग 8.01%। अब 2021 की जनगणना की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3.2% मुस्लिम थे और 2022 में रिफ्यूजी स्टेटस पाए हुए लोग थे करीबन 53,523 लोग और 84,950 लोग शरण पाने के लिए आवेदन दिए हुए थे। सालाना ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 12,500 से 17,500 लोगों को ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा दिया जाता है। जाहिर है इनमें अधिकांश लोग मुस्लिम ही होते हैं या मुस्लिम कंट्री से होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इतने शांतिप्रिय समुदाय के लिए रिफ्यूजी लोगों को अपने ही देश में जगह दी है तो फिर शांति की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन विपक्ष का शायद ही कोई ऐसा नेता है जिसने इसकी निंदा की हो।
अलबत्ता कांग्रेस की रैली में कल नारे जरूर लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जबकि वो भूल गए हैं कि कब्र तो नहीं, सनातन में दाह संस्कार का प्रावधान है। अब विपक्षियों को ये बात नहीं पता तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। इधर इजराइल ने सख्त कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन अब इस हमले पर हो सकता है उदारवादी ऑस्ट्रेलिया कोई सजा ना दे पाए। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ हुआ तो इजराइल पाकिस्तान को गाजा बनाने पर विचार जरूर कर सकता है, जिसमें वो भारत से भी साथ देने की उम्मीद जरूर जताएगा। यहूदियों पर हुए हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर इस पर फायरिंग को भड़काने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर उन्होंने 4 महीने पहले ही अल्बनीज को एक चिट्ठी लिखी थी। इजरायली पीएम ने चेतावनी दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर यहूदियों को चोट कोई पहुंचाएगा तो उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बहरहाल इस गोलीबारी की घटना से पूरे ऑस्ट्रेलिया में सनसनी मची है। और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में बाबा का भौकाल तो बहुत है, न्याय व्यवस्था और कानून का कड़ाई से पालन करना ही योगी आदित्यनाथ को बाकी सीएम से अलग बनाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि एसआईआर में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिनमें से अधिकांश बीजेपी के वोटर हैं। ऐसे में संगठन के तौर पर पंकज चौधरी के लिए ये पहला सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण टास्क होगा कि बीजेपी के वोटर जिनके नाम काटे गए हैं, 4 करोड़ के लगभग बताए जा रहे हैं, उनकी वापसी कैसे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चुनौती सौंप दी है नए प्रदेश अध्यक्ष को। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि एसआईआर में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिनमें से अधिकांश बीजेपी के वोटर हैं, उनके नाम वापस आना है। लंबे समय के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को निर्विरोध प्रदेश की इकाई की कमान सौंपी गई है। प्रस्तावक खुद सीएम योगी बने थे। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी नियुक्ति की, लेकिन अब यूपी के कप्तान के रूप में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले ही दिन एसआईआर को लेकर टास्क थमाया। इसके अलावा दूसरा बड़ा टास्क है उन पर 2026 में होने वाले पंचायत के चुनाव, जिन्हें यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए हैट्रिक का मौका है, लेकिन विपक्ष के पीडीए गठजोड़ और लोकसभा में मिले झटके के बाद संगठन को नई ऊर्जा देने की अब जरूरत है। तो पंकज चौधरी को शायद इसीलिए लाया गया है। पंकज चौधरी के सामने सेमीफाइनल जैसी चुनौती है। पंकज चौधरी को कमान देना भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं। कुर्मी समुदाय ने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया। उनकी नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जातीय समीकरण मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में सभी दलों से जीतने वाले सांसदों में 11 कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की आबादी का गैर आधिकारिक आंकड़ा करीबन 7% माना जाता है। ये राज्य में यादव के बाद दूसरी प्रभावशाली जाति मानी जाती है। बीजेपी की निगाह पूरे कुर्मी वोट पर है, इसीलिए अनुप्रिया पटेल तो साथ है ही। मिर्जापुर और वाराणसी के इलाके में देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल का काफी प्रभाव भी है, लेकिन पूर्वांचल में कुर्मी आबादी कई मंडलों में है। अयोध्या में है, देवी पाटन मंडल है, लखीमपुर खीरी इनका बड़ा इलाका है, और बस्ती मंडल में भी इनको ठीक ठाक वोट मिल जाते हैं। बीजेपी की इस रणनीति का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा कितना होगा इसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए हैं। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट जरूर खिसका था बीजेपी के पास से और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था। संविधान और आरक्षण के मामले में ओबीसी वर्ग में बेचैनी थी, इसीलिए इंडिया गठबंधन को वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी अब चौधरी के सहारे इस वर्ग में अपना विश्वास बढ़ाना चाहती है, कुर्मी समुदाय का भरोसा जीतना चाहती है। तो नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को हुए जो नुकसान से उसे उबरना है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है और आगामी 2026 के पंचायत के चुनाव की भरपूर तैयारी करनी है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर उन्हें नया टास्क भी दे दिया है।
पीडीए की काट भी निकालनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर मंच से एसआईआर अभियान को लेकर बात कर रहे हैं। योगी ने यह भी कहा है कि राज्य की आबादी को देखते हुए मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये घट गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि एसआईआर में की गई ये मेहनत 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3/4 बहुमत तक जीत दिलाएगी। देखा जाए तो पंकज चौधरी की नियुक्ति को मिशन 2027 से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो संगठन की मजबूती और ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने पर ही फोकस करेगी। मध्य प्रदेश में बात करें तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। चुनावी हार लगातार हो रही है और अब इस हार के बाद एक बार फिर ऊर्जावान होने की तैयारी में है मध्य प्रदेश कांग्रेस। अब मिशन 2028 उसके सामने है और उसी की तैयारी में अब जुट गई है। बड़ी और अहम बात यह है कि प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीते 3 महीनों में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर, भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय और दिल्ली के एसआईसीसी मुख्य कार्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की है और चुनावी तैयारी को लेकर अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। इसके बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाएं तेज होना लाजमी है और ये कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस अब दिग्विजय सिंह की नीति पर आगे बढ़ेगी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि दिग्विजय सिंह का प्लान क्या है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पार्टी के सामने जनता से सीधा जुड़ाव और संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से सक्रिय करने का एक रोड मैप तैयार किया है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश में 3 स्तरों पर पदयात्राएं निकालेगी। पहला चरण होगा बूथ से मंडल तक पदयात्रा, दूसरा चरण होगा मंडल से ब्लॉक स्तर तक की पदयात्रा और तीसरा चरण ब्लॉक से जिला स्तर तक की पदयात्रा। तो हर जिले में कांग्रेस 3 स्तरों पर लगातार यात्राएं करेगी। वैसे भी शीर्ष नेतृत्व भी पद यात्राओं पर ही ज्यादा भरोसा दिखाता है और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी 3 स्तरों पर पद यात्राएं की जाएंगी। खास बात यह है कि इन यात्राओं में पार्टी के बड़े नेता आम कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलेंगे। इतना ही नहीं, नए साल 2026 में कांग्रेस का हर वरिष्ठ नेता एक विधानसभा क्षेत्र का खुद दौरा करेगा और वहां रात्रि विश्राम भी करेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष खुद प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। साफ है कि कांग्रेस संगठन को गांव-गांव, बूथ-बूथ तक मजबूत करने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के भीतर इस प्लान को लेकर क्या राय है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता। उन्होंने दिग्विजय सिंह की इस रणनीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक रीच आउट वाले कार्यक्रम कांग्रेस के लिए इस समय बेहद जरूरी हैं। पदयात्राएं, गांधी चौपाल और जनता से सीधा संवाद ही पार्टी को दोबारा मजबूती दे सकता है। इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा। वहीं दिल्ली में बात करें तो दिग्विजय सिंह के प्रेजेंटेशन के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर तंज जरूर कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह फिर से क्यों सक्रिय हो रहे हैं। इसका जवाब दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमर सिंघार या राहुल गांधी ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में कभी किसी को आगे बढ़ाया जाता है तो कभी निपटा दिया जाता है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जनता पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस आला कमान ने यह फैसला लिया है तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा सोच रही है, कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन एमपी में जिस लेवल पर भाजपा का जनसंपर्क है, उस हिसाब से कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि दिग्विजय सिंह को लेकर पार्टी के अंदर जो खींचतान है, उनके खिलाफ जो बातें होती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिग्विजय सिंह की ये रणनीति कांग्रेस को 2028 में सत्ता के करीब ला पाएगी या फिर ये एक सियासी प्रयोग होगा जो कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। इस पर सियासत जरूर होगी और नजरें भी टिकी होंगी आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति पर। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।